Asian Literary Society is celebrating Fest 2021। मंच पर जुड़े हमारे सभी व्यूअर्स को का मैं अनीता चंद हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के पैनल डिस्कशन पर का विषय है आधुनिक साहित्य में नारी विमर्श। हमारे साथ हमारे बीच डायस पर हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिकाएं मौजूद हैं। आप सभी का मैं संक्षिप्त परिचय देते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं श्रीमती मालती जोशी मैम को प्रणाम करती हूँ। श्रीमती मालती जोशी जी मैम का परिचय इस प्रकार है। श्रीमती मालती जोशी जी हिंदी साहित्य की प्रख्यात सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2018 में श्रीमती मालती जोशी जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आज भी उनकी लेखनी जारी है और कई पत्र पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। उनकी कविताओं और कहानियों में बाल एवं स्त्री मनोविज्ञान की गहरी पड़ताल झलकती है। इस पड़ताल में पुरुषों को गुनाहगार ठहराने की बजाय व्यवस्थागत दोष उजागर करते हैं। मालती जोशी जी की रचनाएं मराठी, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हो चुकी हैं। गुलजार ने उनकी कहानियों पर किरदार नाम से तथा जया बच्चन ने 7 फेरे नाम से धारावाहिक बनाए। उन्होंने अपनी कहानियां आकाशवाणी में भी उनकी प्रकाशित होती रही हैं। पाषाण युग, मध्य, समर्पण का सुख, कहानियां मालती जोशी जी की कहानियां, एक घर हो सपनों का, विश्वासगाथा, आखिर सत्य, गौरी मोरी रंग दे चुनरिया, बाबुल का घर, औरत एक रात की, दादी की घड़ी, अनेकों कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। वह उपन्यास, शोभा यात्रा, राग विराग, आपने गीत व्यंग भी खूब लिखे हैं। मालती जोशी जी को 1883 में पहली महिला हैं जिन्होंने 5,000 रुपए का नगद इनाम पाया है अपनी लेखनी पर। मालती जोशी को उपन्यास पाषाण युग पर महाराष्ट्र की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। 2017 में सम्मानित किया गया है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2019 में विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है और 2018 में शिखर सम्मान, पद्मश्री सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज मालती जोशी जी हमारे साथ उपलब्ध। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मालती जोशी जी मैम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हमारी एक और जो लेखिका हैं श्रीमती सरोजनी तन्हा जी। डॉक्टर सरोजनी तन्हा, ये आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी MA PhD शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर विभाग, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं। 34 वर्षों से अधिक समय से लेखनी, कहानियां, कविताएं, गजल, नज्म, ठप्पे, दोहे, हाइकू और मुक्तक छंद, गीत, कविताओं और संस्मरण के रूप में लगभग 1500 से अधिक रचनाओं का सृजन कर चुकी हैं। प्रकाशित पुस्तकें सिसकता दिल, गजल संग्रह, अलग छंद मुक्त कविताएं, बिन मांगे मोती, कहानी संग्रह प्रेस में, मन स्वामिनी, अंतः प्रकाश यात्रा, गीत संग्रह प्रेस में, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कविताएं व लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपको यूपी साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड लखनऊ, तथागत अंतर्राष्ट्रीय सृजन सम्मान श्रद्धानगर, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य रत्न सम्मान नेपाल, ग्लोबल एक्सीलेंस टीचर्स अवार्ड करनाल, एशिया प्राइड अवार्ड करनाल, ऐसे बहुत सारे सम्मानों से अवार्ड से आप सम्मानित की जा चुकी हैं। तो मैं आपका सरोजनी जी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ALS के मंच पर। और हम अपना कार्यक्रम इसको आधुनिक साहित्य में नारी विमर्श, जो हमारा आज का विषय है, उसको लेकर के हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला
सवाल जो है मालती मैम से है कि आधुनिक साहित्य में नारी विमर्श, ये हमारा टॉपिक है। हिंदी साहित्य में पिछले कई वर्षों में नारी विमर्श की चर्चा होती रही है। उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत होता रहा है। विमर्श कोई बुरा नहीं होता। साहित्य एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं है, लेखनी के माध्यम से हर पहलू को उजागर करता है। आज हमारे साथ हमारी मालती मैम से मेरा एक सवाल है कि सर्वप्रथम आज आप एक गृहिणी हैं और आपने गृहिणी रहते हुए शिखर सम्मान, पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया, जो कि एक अद्भुत ऊंचाई का सम्मान है, कोई साधारण बात नहीं है। मैम, आप हमें बताइए कि आप नारी को किस श्रेणी में रखती हैं? जैसे क्या नारी कमजोर है, नारी लाचार है, या वो अपनी क्षमता से समाज में अपना स्थान बना सकती है? ये मेरा एक सवाल है मालती मैम से। इस पर आप अपनी कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए, मालती मैम। नारी विमर्श अलग से तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मेरी सारी कहानियां नारी को लेकर हैं और खासकर मध्यम वर्गीय नारी को लेकर के हैं। उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो संघर्ष, मान अपमान के विषय आते हैं, उन्हीं को लेकर के मैंने लिखा है। इसे आप नारी विमर्श कह लीजिए या और कुछ। और एक बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इस लेखन प्रवास में मुझे मेरे परिवार से बहुत अच्छा सहयोग मिला, इसलिए मैं निर्बाध रूप से लिखती रही और बहुत सकारात्मक रूप से मुझे लेखनी संभालने का मौका मिला। तो मैं औरों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरा लेखन प्रवास बहुत ही स्मूथ जिसे कहते हैं और संघर्ष रहित रहा। और आप जो भी पूछना चाहें पूछिए। बस हमारा ये है कि आपने अपनी जो आपकी जो लेखनी रही है उसमें आप नारी को किस श्रेणी में रखती हैं? क्या नारी कमजोर है, क्या लाचार है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती और ना मेरी कहानियों की नारी इतनी कमजोर है। मैंने हमेशा से कहा है कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जो अन्याय करना। और मैं अपनी कहानियों में इस तरह की चित्रण, उस तरह का रेखांकन करना चाहती हूँ और करती रही हूँ। जी, तो इस समक्ष में कोई आप कहानी ऐसी, हमें हमारे दर्शक जो हैं आपकी कहानी जानना चाहते हैं, आपकी कहानियां सुनते रहे हैं। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाषण देना मेरा वो नहीं है। नहीं, कोई भी कहानी, आपकी कहानी सुनना है हमें, भाषण नहीं। आप हमें कोई भी अपनी कहानी सुनाइए। मैं अपनी बहुत ताजा कहानी आपको सुनाती हूँ। जी जी, अभी नवनीत के दीपावली विशेषांक में छपी है कहानी बधाई। जी जी जी। एक एक करके सब लोग चली गई थी। विभा की कुक भी रसोई समेट कर जा चुकी थी और उसकी काम वाली भी बर्तनों का ढेर समेट कर निपटा कर चली गई थी। मुझे बड़ा संकोच होया। मैंने कहा सॉरी विभा, मुझे लगा लंच का कार्यक्रम है तो शाम तक चलेगा, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर को थोड़ा देर से बुलाया। विभा बोली, अरे मुझे भी यही लगा था कि लोग चाय पीकर जाएंगे, लेकिन सबके अपने कारण थे, अपनी परेशानियां थी। किसी के बच्चे 2 बजे आने वाले थे, किसी के बाई 3 बजे आने वाली थी। मिसेस गुप्ता अपनी बीमार सास को चौकीदार की बीवी के भरोसे छोड़ के आई थी, उसे रिलीव करना था। मिसेस माथुर कह रही थी मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है। मिसेस गुप्ता बोली कि मैं अब निकली हूँ घर से तो दिवाली की शॉपिंग करते हुए ही जाऊंगी। मिसेस अवस्थी यहीं पास की बिल्डिंग में एक रिश्तेदार हैं, कह रही थी 5 मिनट उनके पास भी बैठ लेती हूँ। सबकी अपनी परेशानियां। और मिसेस आहूजा तो आई नहीं बेचारी, उनकी बहन आईसीयू में भर्ती है।
मैंने मोबाइल निकालते हुए कहा, मैं मोहन को फोन कर देती हूँ, जल्दी आ जाएगा। विभा ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया, बोली तुम कहीं नहीं जाओगी, चाय पीकर जाओगी। अरे क्या बात करती हो, आराम नहीं करोगी क्या? अरे मेरे लिए 2 दिन तक आराम ही आराम है, शर्मा जी गए हुए हैं ग्वालियर, परसों आएंगे। बाकी आज की पार्टी बड़ी शानदार रही। खैर तुम्हारी तो हर एक पार्टी शानदार रहती है, हम लोग तो तुम्हारी कुकिंग के बिल्कुल दीवाने हैं। विभा बोली खाना तो सब सावित्री ने बनाया था, मैंने तो सिर्फ मीठे चावल और कचौड़ियां बनाई थी। अरे वही तो तुम्हारी मास्टर डिशेज हैं, मीठे चावल तो तुम्हारे लाजवाब होते हैं, मैं आऊंगी एक दिन सीखने के लिए। तभी उसका लैंडलाइन बजा, उसने उठाया। हेलो वंदना, हाँ घर पे ही हूँ, आओ ना, यहाँ आने के लिए भी तुम्हें पूछना पड़ता है। हाँ भैया तुम्हारे नहीं मिलेंगे, वो ग्वालियर गए हुए हैं, आओ तुम, मैं इंतजार कर रही हूँ। फोन रख करके वो सिर पकड़ के बैठ गई, उसे भी आज ही आना था। किसका फोन था, मैंने पूछा। मेरी नंद का था, भाई दूज का निमंत्रण देने आ रही है। अरे तो अच्छा है ना, आज तो तुम्हारे घर में नाश्ता पानी सब तैयार है, नंद का ठाट से स्वागत करना। अरे इसी का तो डर है, वो आएगी सारा तामझाम देखेगी, रसोई में बर्तनों का ढेर देखेगी, वो समझ जाएगी कि पार्टी हुई है। अरे तो कह देना ना, किसी पार्टी थी, उसमें कोई रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी थोड़ी है। नहीं इतना तो वो भी समझती है, पर कभी उसने बातों बातों में अपने भाई के पास जिक्र कर दिया तो क्या, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात करती हो, कोई पहली बार पार्टी की है तुमने, हमेशा ही करती रहती हो। नहीं इस बार की बात अलग है, वो समझ जाएंगे कि ये पार्टी मैंने क्यों की है। प्लीज विभा, पहेलियां मत बुझाओ, हम लोग तो पूछ पूछ के हार गए, तुमने हवा नहीं लगने दी। अब बताओ, पार्टी आज किस खुशी में थी? उसने बहुत उदास से आवाज में कहा, उत्कर्ष के बेटा हुआ है, उत्कर्ष के बेटा हुआ है। और ये बात इतनी मायूसी के साथ क्यों बता रही हो, हैं? उत्कर्ष की शादी के बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ तो तब से ना श्रीमान जी का दिमाग चटक गया है, दिन भर इतनी बहकी बहकी बातें करते रहते हैं कि क्या बताऊं। दिन भर बिसूरते रहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। कभी कहते हैं अच्छा हुआ माँ चली गई, वो वाला धक्का तो बेचारी सह गई थी, ये शायद न सह पाती, मरने के बाद भी कलपती रहती। उनकी ये बातें सुन सुन कर न मैं अपराध बोध से भर जाती हूँ, और मुझे लगता है मैंने इस घर में अनाधिकार प्रवेश किया है। सच, कभी कभी इतना गिल्टी फील होता है। मतलब, अरे हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी ना, हम लोग कायस्थ हैं, ये लोग ब्राह्मण। अरे आजकल कौन देखता है इन चीजों को? शादी के 10 कार्ड आते हैं, उसमें से 5 अंतरजातीय होते हैं और धूमधाम से शादियां होती हैं। ये आजकल की बात नहीं है सखी, 32 साल पहले की है। तो 32 साल तक दुनिया क्या एक ही जगह खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी? 32 साल पहले तुमने जाति की सीमाएं तोड़ी थी, आज तुम्हारे बेटे ने देश और धर्म की सीमा तोड़ी है। इट इज बट नेचुरल। 21वीं सदी में बैठकर 16वीं सदी के सोच रखोगी तो कैसे चलेगा? अरे कोई हमारे श्रीमान को भी तो ये बताए, तब तो इतने बहादुर बने थे, अब पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो एक दिन कह दिया कि इस तरह दिन रात बिसूरने से अच्छा है आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। अच्छा विभा, तुम्हारी शादी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई, बहुत हुई शुरू शुरू में, फिर ठीक हो गया सब। मेरे घर में सुख सुविधा जरा ज्यादा थी, तो सास मेरे ही पास रही आई। हाँ, एहसान जताना नहीं भूलती थी कि मैंने बेटे की खातिर तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अपमान उपेक्षा कुछ कम नहीं सहे मैंने, लेकिन अगर पति का हाथ पीठ पर हो तो औरत बड़े से बड़ा दुख भी झेल जाती है, लेकिन जब पति ही दुख का कारण हो जाए ना, तो मुसीबत होती है। मतलब, अभी उस दिन की बात सुनो। उत्कर्ष का सुबह सुबह फोन आया। आजकल पापा से उसकी बोलचाल बंद है, तो मुझे ही फोन करता है। उसने बताया कि बेटा हुआ है,
मैं तो खुशी से पागल हो गई। फटाफट हलवा बनाया, चांदी के डोंगे में रख करके पूजा घर में रख दिया। जब पूजा करने बैठे तो मैंने कहा जरा भोग लगा दीजिए। उन्होंने चौकी पर चांदी का वलय बना करके उसमें डोंगा रखा। दाहिनी अंजलि में जल लेकर भोग लगाते हुए बोले, आज कोई त्योहार है क्या? हाँ, त्योहार ही समझ लीजिए, आप दादा बन गए हैं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और उन्होंने अंजलि का जल डोंगे में उलट दिया और पूरा डोंगा उस टोकरी में उलट दिया जिसमें हम पूजा के उतरे हुए फूल और मालाएं रखते हैं। मुझे तो बिल्कुल रोना आ गया। ये ठाकुर जी का अपमान नहीं था, ये मेरा अपमान था, मेरे बेटे का अपमान था और बेटे के बेटे का अपमान था। थोड़ी देर बाद मेरा दुख रोष में बदलने लगा। ये आदमी 1 साल भर से शहीदाना भाव लिए घूम रहा है। ये भूल गया कि मैं भी घर वालों को नाराज करके अपना घर छोड़ के आई थी और यहाँ भी मेरा कोई बहुत प्रेम से स्वागत नहीं हुआ था। ऐसी शादियों में अक्सर औरत को ही सब झेलना पड़ता है। पति तो अपने घर में रहता है, अपनों के बीच में रहता है, उसका भावात्मक आधार बना रहता है। लेकिन ये जो बाहर से आती है, निरंतर आलोचना की और संदेह की शिकार बनी रहती है। पूरी जिंदगी अपने को साबित करने में, अपने को स्थापित करने में चली जाती है। और इतनी तपस्या का जब ये प्रतिफल मिलता है तो सच संयम का बांध टूट जाता है। मन विद्रोह कर उठता है, जैसे कि मैंने बगावत कर दी। मैंने सोच लिया कि अपने हिस्से की खुशी तो मैं मना के रहूंगी और इसीलिए आज का ये मैंने आयोजन कर लिया। बोलते बोलते विवाह हाम गई थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हें खुशी मनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये खुशी तुम डंके की चोट मनाओ। चुप चुप पर क्यों? शर्मा जी के रहते ये पार्टी करती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, अब ये जो नंद रानी आ रही है ना, इन्हें खुलकर सब बताओ, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। और जब सहज भाव से सब बता दोगी तो उन्हें भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ शिकायत करने जैसा है। हाँ, और एक काम और करो, वो 11 महिलाओं को देने का तुम्हारा संकल्प था, इसे सहूजा वाला पैकेट अपनी नन को दे देना, तो तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा और वो भी खाली हाथ घर नहीं जाएंगी। हाँ यार, ये तुमने बहुत अच्छा सुझाया, थैंक यू वेरी मच। कहते हुए वंदना उठ खड़ी हुई। 4-5 कचौड़ियों का मसाला बना बचा है, मैं उतार लेती हूँ, तुम जब दरवाजा खोल देना। और वो किचन में चली गई। मैं मेज पर पड़ी पत्रिकाएं पलटती रही। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10-15 मिनट बाद ही घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। आइए, आप वंदना जी है ना? हाँ, आप? मैं आपकी भाभी की सहेली हूँ, सविता। भाभी कहाँ हैं? आपके स्वागत की तैयारी कर रही हैं। मैं उनको लेकर भीतर गई। उनका विवाह, तुम्हारे मेहमान आ गए हैं, बस बैठो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। भाभी, चाय की हड़बड़ी नहीं है, वंदना ने कहा। विवाह ट्रे लेकर बाहर आई, बोली, तुम्हें नहीं है? फिर ये मेरी सही सहेली सुबह से आई हुई है, इसे जरूर हड़बड़ी है। और उसने ट्रे मेज पर रख दी। उसमें बाउल में मीठे चावल थे, प्लेट में कचौड़ियां थी। भाभी, मैं सिर्फ कचौड़ी खाऊंगी, ये ना मीठे चावल तुम टिफिन में दे देना, तुम्हारी नंदोई को बहुत पसंद है। मीठे चावल का बाउल ले लेके वो उसके पीछे गई रसोई में। वहां प्लेटफॉर्म पर धुली हुई क्रॉकरी का ढेर देखा। बोली, यहाँ तो बाकायदा पार्टी हुई लगती है। मुझे तो लगा था आपने अपनी सहेली के लिए पकवान बनाए हैं। सहेलियों के लिए, मैंने जोर देकर कहा और विभा की ओर देखा, लेकिन उसने कोई हिंट नहीं दी। फिर हम लोग चाय पीने बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। वंदना बोली, भाभी, कचौड़ी बहुत मस्त बनी, A1। लेकिन कोई कहने का जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो हमेशा ही अच्छी बनती है। मैंने कहा, वंदना जी पूछेंगी नहीं भाभी से कि पार्टी किस खुशी में है? अच्छा, मुझे लगा किटी पार्टी है। अच्छा भाभी, खास बात है कोई, बताओ ना। विभा ने मेरी ओर देखा और फिर सपाट स्वर में बोली, उत्कर्ष के बेटा हुआ है। अच्छा, कब? 21 तारीख को। और तुम मुझे अब बता रही हो, हैं? वो भी मेरे पूछने पर। मुझे लगा तुम्हारे भैया ने बता दिया होगा। मैं तो खुद तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। फोन? मैं क्या बधाई फोन पे देती? भागी भागी आती मैं।
आने दो भैया को, अच्छी लड़ाई करूंगी। अच्छा भाभी, तुमने अपनी सहेलियों को तो दावत दे दी, हमारा नंबर कब है? वंदना, सहेलियों को तो मैं खुद इनवाइट कर सकती हूँ, पर नंदोई जी को तो तुम्हारे भैया ही इनवाइट करेंगे ना? हाँ, ये भी ठीक है। फिर मेरी ओर देखकर बोली, आजकल भैया जरा नाराज चल रहे हैं, लेकिन ये गलत है ना सविता जी। जब बच्चे खुश हैं तो हम अपना मन खराब क्यों करें? बच्चे अपने में मस्त हैं, उन्हें उन्हें कोई परवाह थोड़ी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कालांतर में हम ही अकेले पड़ जाएंगे। भैया को लगता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। आप अपने बच्चों को स्वीकार कर लीजिए, लोगों को क्या फर्क पड़ता। वाह, क्या सुलझे हुए विचार हैं आपके। आप अपने भाई साहब को भी समझाइए ना। अरे उन्हें समझाने की क्या जरूरत है बताइए? उन्हें पता नहीं है क्या? उनकी शादी में क्या कम हंगामा हुआ था? लेकिन सब ठीक हो गया। मेरी 3 भाभियां हैं, लेकिन मेरी माँ अक्सर इन्हीं भाभी के पास रहती आई। मेरी भी ट्यूनिंग इन्हीं के साथ सबसे अच्छी होती है। मेरी विभा है ही इतनी प्यारी। मैंने विभा को गले लगाते हुए कहा, शी इज अ जेम ऑफ ए पर्सन। अच्छा सखी, तुम्हारे पिया तो परदेश गए हुए हैं, लेकिन मेरे यही हैं। उनके ऑफिस से आने से पहले मुझे निकलना होगा। चलूं? भाभी, मैं भी चलूंगी। इनके लिए दफ्तर गाड़ी भेजनी है। तुम दोनों रुको, मैं तुम लोगों को टिफिन देती हूँ, तो शाम के नाश्ते का टेंशन खत्म। हम दोनों को टिफिन पकड़ाने के बाद बोली, वंदना 1 मिनट रुकना। और उसने वो उपहार उसे थमा दिया जो मिसेस आहूजा का बच गया था। वो एक पोटली नुमा बैग थी, उसमें ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा, एक मिठाई का डिब्बा, एक छोटा सा पर्स था जिसमें चांदी का एक सिक्का था। वंदना ने खोल कर देखा और बंद करते हुए बोली, भाभी बड़ी चालाक हो। क्यों, इसी पे टरका रही हो? अरे ये तो टोकन है भाई, भाई दूज पे तुम्हारी साड़ी लेके आ रहे हैं ना। साड़ी तो मेरे भैया देंगे, हमेशा ही देते हैं। तुम क्या दे रही हो? ये लो। मैं उनसे अलग हूँ कोई? देखा सविता, बहन बेटियों का मांगना कभी खत्म ही नहीं होता। कोई खैरात नहीं मांग रही हूँ मैं। हाँ, अपना नेग मांग रही हूँ, नेग। काहे का? और एकदम वंदना ने ठुमकना शुरू कर दिया। कंगना मांगने दी लालन की बधाई, मछली मांगे नन जी और झुमका मांगे नन जी, लालन की बधाई। उसकी वो अदाएं बड़ी बचकानी थी, लेकिन उस समय बड़ी लुभावनी लग रही थी। विभा की आंखें तो खुशी से छलछला आई। उसने आगे बढ़कर नंद को गले से लगा लिया। पोते के जन्मोत्सव का आनंद और उत्साह उसके चेहरे से छलका पड़ा। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर कहानी। में हम तो उसमें खो गए थे। मुझे लगा कि हम यहाँ पर मंच पे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था हम पास में कहीं बैठे हैं। और इतनी अच्छी आपने कहानी सुनाई। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको ही बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह मालती जोशी मैम की बहुत सारी कहानियाँ हैं, अनगिनत कहानियाँ हैं मैं कहूँगी, और जो कि यूट्यूब में उपलब्ध हैं। तो उनको हमें सबको सुनते रहना चाहिए। ये कम समय में मैम ने लगता है कि सबसे छोटी कहानी हमें सुनाई है। तो अब मैं एक मेरा दूसरा प्रश्न जो है, मैं आपको थोड़ा सा विराम, थोड़ा आराम चाहिए, और मैं अब श्रीमती डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी की मैम के पास आती हूँ। उनसे एक सवाल अपना पूछती हूँ कि आप एक साहित्यकार हैं। महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल की तुलना में आज की महिला को कहाँ पाती हैं? नारी विमर्श पर, इसके पर कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरा सवाल आप धन्यवाद तक पहुंचा? अनीता जी। जी, मुझ तक पहुंचा आपका सवाल। हम लोग ये कहते हैं कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग है, और जिन्हें सामान्यतः लोग आधी आबादी कहकर संबोधित करते हैं। तो हमारी जो हिंदू परिकल्पना है, उसमें स्त्री के अभाव में पुरुष और पुरुष के अभाव में स्त्री, इन दोनों को अपूर्ण माना गया है। यानी हमारी जो धार्मिक आस्था में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, वो पूरी तरह इसी पर आधारित है। इसीलिए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहते हैं।
अगर हम वैदिक परंपरा को देखें तो वेदों की नारी जो है वो विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है और वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है, सदगृहिणी है और साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, क्या नहीं है। वेदों में इतनी सारी उपमाएं, इतनी सारी विशेषताएं नारी के साथ जुड़ी हुई हैं कि हमें अपने नारी होने पर कभी कभी गर्व होता है जब हम उन बातों को पढ़ते हैं। और वहीं पर नारी जो है उपदेशिका भी है, अध्यापिका भी है और मर्यादाओं का पालन करती हुई सत्य का प्रकाश फैलाने वाली मानवी भी है। तो ऐसी औरत पर हम सभी गर्व करते हैं। और धीरे धीरे जब स्मृति और पुराणों की ओर हम चलते हैं तो मध्य युग तक आते आते स्त्रियों के अधिकार धीरे धीरे छीनते गए। जो वेदों की स्त्री उन्मुक्त थी और अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र थी, वो बाद तक आते आते उसके अधिकार छीनते गए। और जब अंग्रेजों का शासन आया तो फिर धीरे धीरे समाज में जागृति आई। महिलाओं की जो दशा थी उन पर चिंतन किया गया, सरकारों ने भी संज्ञान लिया और जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी संज्ञान लिया और बहुत सारी कुप्रथाएं जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई थी उन पर काम हुए। और उन पर काम हुए तो निस्संदेह उनका लाभ महिलाओं को मिला, उन कुप्रथाओं पर रोक लगी। धीरे धीरे विधवा विवाह चलन में आने लगा, बाल विवाह खत्म होने लगा और जिस तरह की कुरीतियां महिलाओं के साथ जुड़ी हुई थी, हालांकि किसी किसी समाज में आज भी वो कुरीतियां कुप्रथाएं आज की समाज का हिस्सा है, लेकिन तब लोग जागृत हुए और ये जागृति महिलाओं में भी आई। वो इस बात को, अपने हक को लेकर जागरूक हुई, अपने लिए बोलने लगी। और जब हम आज की बात करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आज को हम लेते हैं, तो आज की जो नारी है और आज हम जिस समाज का हिस्सा है उसमें स्त्री मात्र उपभोग की वस्तु बनकर रह गई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्योंकि और बाजारवाद जो है आजकल बाजारवाद पूरी तरह से हावी है, इसने आग में घी डालने का काम किया है। और हम लोगों का जो समाज है, इस समाज के मानव की सोच का नैतिक अवमूल्यन हो गया है, बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। और इस अवमूल्यन ने न केवल स्त्रियों को उसके मार्ग से भटकाया है, बल्कि पुरुषों की सोच भी उसके लिए विकृत कर दी है। तो और ये जो पूरा सिनेरियो है, पूरा परिदृश्य है, ये एक स्त्री के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र दिखाई पड़ता है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी उसका हिस्सा है। ये नहीं कि खाली स्त्री, उसमें स्त्री भी शामिल है, उसमें पुरुष भी शामिल है। जहां स्त्रियों का उत्पीड़न हो रहा है, लंबा चौड़ा सिंडिकेट है और जहां पर स्त्री पुरुष सभी इसका हिस्सा है, लेकिन नुकसान के केंद्र में केवल स्त्री है। कुछ भी हो जाए, नुकसान अगर होगा तो वो स्त्री का होगा, चाहे वो स्त्री के द्वारा हो चाहे वो पुरुष के द्वारा हो, नुकसान के केंद्र में केवल स्त्री है। अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मुझे अपनी एक कविता याद आती है जो मैंने कभी लिखी थी। इसको देखकर उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर जरूर कोट करना चाहूंगी कि वो कुछ इस तरह से थी कि कभी माँ बनकर दुख पाती है, कभी माँ बनकर दुख पाती है, कभी बेटी बन लुट जाती है, भाई के हाथों बिक कर भी ये उसकी बहन कहलाती है। कुर्बानी नाम है बीबी का, कुर्बानी नाम है बीबी का, जीवन भर साथ निभाती है। औरत की किस्मत है अक्सर फिर भी ठुकराई जाती है, हर रिश्ते की जंजीरों से खुद को बांधा और वार दिया, खुद को बांधा और वार दिया। और कुछ पंक्तियां उसकी इस तरह थी कि क्या चाहेगी, क्या चाहेगी, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या करती है, क्या चाहेगी, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या करती है, सब इससे मतलब रखते हैं, औरत की कहाँ पर चलती है। एक पल में अगर जी ले जी भर, अगले ही पल वो मरती है खौफ ज़दा यूं दुनिया से, साये से भी अपने डरती है। जो आज के समाज में हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो औरत के अंदर ये खौफ कभी भरा गया है, कहीं उसमें खुद आ गया है। अपने समाज को देखकर, जिस समाज में हम जी रहे हैं, कि है खौफ ज़दा यूं दुनिया से, साये से भी अपने डरती है, जिसने भी किया जो जुल्म सितम चुप रहकर ही स्वीकार किया, औरत वो बशर जिसने खुद को खुद से है बड़ा बेजार किया। और इसका जो कुछ पंक्तियां ऐसे भी थी कि मर्दों से अगर बच भी जाए, मर्दों से अगर बच भी जाए, औरत ही से तड़पाती है, औरत की खातिर औरत ही उसकी दुश्मन बन जाती है। झगड़े घर के जो शुरू होते हैं तो वो सास बहू नंद इन सब से ही शुरू होते हैं, जो दिमाग सबका भटकता है।
कि मर्दों से अगर बच भी जाए औरत ही इसे तड़पाती है, औरत की खातिर औरत ही उसकी दुश्मन बन जाती है। औरत की कहानी है ऐसी, जीने के लिए मर जाती है, मर मर कर जीती है तन्हा, बेमौत भी मारी जाती है। जीने की तमन्ना ने अक्सर मरने को उसे तैयार किया, चुन चुन कर अपने जख्मों को बहुत औरत ने नया श्रृंगार किया। ये कुछ इस तरह की आज का जो बहुत बहुत परिदृश्य खूब। मुझे दिखाई जी पड़ता जी है वो। जी, जी। बहुत तो सुंदर आपने कविता, जो आपने अपनी जी जो लिखी हुई पंक्तियां हैं उनमें इतना जी भाव छिपा है और इतना दर्द छिपा है कि औरत औरत से ही डरती है, तो बाहर जी। तो वो क्या सुरक्षित होगी। तो पहले हम्म, तो उसे ही थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो एक और आपसे एक सवाल हम साथ में एक और आपसे पूछ करते हैं जी कि जी जी आप एक के प्रति आवाज उठानी, आपको जो मर्यादाओं और प्रथाओं को किस हद तक जी सहना चाहिए, जो मर्यादाएं हैं, हम्म, जो प्रथाएं जी हैं, उसे किस हद तक जी। सहना चाहिए एक महिला को? क्या देखिए, उसको सहने से हाँ ही वो एक सम्मानित महिला कहलाती है? इस पे कुछ आपके विचार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि नारी को अपने विरुद्ध होने वाले हर अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। उसे चुप रहकर किसी चीज को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि जब हम बोलेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और अपनी जो आवाज है हमें खुद उठानी पड़ेगी, और हम बोलेंगे तभी हमारी बात को सुनकर लोग हमारा साथ देंगे, वरना हम अकेले ही रह जाएंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। आज जिसने हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है, कल को वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो बोलना तो जरूर चाहिए, और हर जगह बोलना चाहिए। और जहां पर उसकी अस्मिता का, उसके अस्तित्व का सवाल हो, वहां तो अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम भी एक मानव हैं। मानव में चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, हर एक की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और अगर आप अपनी सत्ता को खुद नकार रहे हैं तो दूसरा आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो आपको ह्यूमिलिएट करेगा, वो आपको अपमानित ही करेगा। तो सबसे पहले अपने लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। और अन्याय, जैसे अभी मालती जी ने कहा कि अन्याय को सहना भी उतना बराबर का भागीदार है। अन्याय करने वाला जी जितना जी जी है, अन्याय में साथ देने वाला भी उतना भागीदार है, और अन्याय को सहने वाला भी सहने उतना वाला भी भागीदार उतना ही। है। जी जी। तो इन चीज और प्रतिकार जब तक अन्याय सहने वाला नहीं करेगा, तब तक कोई उसका साथ कैसे देगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि महिला शिक्षित हो, अपने जी अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और वो अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक हो। शिक्षित जी महिला ही ऐसा करते हो। हमें महिलाओं की को शिक्षित बनाने पर ज्यादा बल देना होगा, क्योंकि शिक्षा ही वो उजाला है जो उसके जीवन को प्रकाश से भरेगा। जी जी हालांकि शिक्षा का मतलब सिर्फ विद्यालय में जाकर पढ़ना नहीं है। शिक्षा दोनों तरह से दी जाती है, औपचारिक शिक्षा भी और अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें पूरा विश्व एक विद्यालय की तरह है, और जी हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी शिक्षक हैं। तो जो महिला स्कूल नहीं जा पा रही है, वो भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। अगर कोई महिला शादी होकर किसी घर में आती है, वो अपनी परंपराओं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपनी सास की बात मानती है, बड़ों की बात मानती है, तो वो बहुत अच्छी है उनके लिए। लेकिन अगर वो जागरूक है, किसी परंपरा में कोई खामी है, अगर वो उसके खिलाफ बोलती है, तो वो उनके लिए सबसे बदतमीज औरत बन जाती है, और फिर उसके खिलाफ एक साजिशें शुरू हो जाती है, जो कभी हम्म कभी महिला की हम्म, हत्या या आत्महत्या पर ही आकर खत्म होती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें तभी नहीं होंगी जब महिला अपने लिए जागरूक होगी, अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होगी, अपने आत्मसम्मान के लिए जागरूक होगी। और जब कई वारदातें घट जाती हैं, जैसे हमारे समाज में आते बहुत सारी, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं। तो अगर किसी महिला के साथ कोई घटना होती है, तो वो सबसे पहले तो उसका परिवार उसके पास है, वो उन्हें बताए। जी और उन माँ बाप का भी ये फर्ज है कि वो अपनी बच्ची की या अपनी बहू की या अपनी बेटी की बात सुने, और सुनकर जी उसका साथ है। वो जी हमारे यहाँ क्या होता है, ज्यादातर हमारे समाज में हम जो देखते हैं कि बदनामी के डर से लोग चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते और हैं। बोलना नहीं चाहते कि हमारे परिवार की बदनामी होगी। या अरे, बदनामी किस बात की होगी? तुम्हारे साथ अगर कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तुम्हारी एक जगह सुनवाई नहीं होगी, दूसरी जगह जाओगी। तो ऐसा नहीं है कि हर दरवाजे पर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी भी न्याय जिंदा है, लोगों की जी संवेदनाएं जिंदा हैं, और लोगों की भावनाएं जिंदा है।
आप इस बात को किस तरह प्रेजेंट करते हैं? ठीक है, अगर कोई आपसे शक्तिशाली है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, आप संबंधित लोगों के पास जाइए, मोहल्ले को इकट्ठा करिए, सब आपका साथ देंगे। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो कोई पीछे नहीं हटेगा, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि बहुत मैंने ऐसा देखा भी है। कई मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैं भी लोगों को जागरूक करती हूँ इसी तरह से कि आप बोलिए। हमारी मैं महिला विद्यालय में हूँ तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने गांव की बातें बताती हैं, तो मैं उन्हें समझाती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि भाई तुम्हारा किताब में पढ़ लेना तब तक तुम्हारे काम नहीं आएगा जब तक कि तुम उस चीज को अप्लाई नहीं करोगी। कोई शोधा तुम्हें छोड़ रहा है। और आजकल तो सरकार ने बहुत सारी चीजें चलाई हुई है उनके लिए, मिशन शक्ति। हर लड़की को ये कहते हैं कि आप उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, ताकि कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो है हमें उनके प्रति जागरूक करना है, और जहां अवसर मिले उन्हें शिक्षित भी करना है। अगर किसी के घर में कोई कोचिंग कैंप चल रहा है, या जूडो कराटे सिखाया जा रहा है, या मार्शल आर्ट सिखाई जा रही है, तो माँ बाप को उसको ये नहीं कहना है कि तुम मत जाओ वहां, तुम जाओ। क्योंकि जब तक माँ बाप है तभी तक तो, और वो भी हमेशा नहीं रहेंगे उनके साथ। जब लड़की अकेली घर से निकल रही है उस समय उसके साथ क्या वारदात हो जाए माँ बाप नहीं देखते। तो अगर वो सशक्त है, उसने कुछ सीखा है, तो वो उसका इस्तेमाल करेगी, अपनी सुरक्षा के लिए करेगी, अपनी अस्मिता के लिए करेगी, अपनी रक्षा के लिए करेगी। और अपनी रक्षा के लिए तो कानून किसी की हत्या तक भी जायज करार देता है कि आप आत्मरक्षा में अगर किसी को मार रहे हैं तो वो आपने अपराध नहीं किया है, क्योंकि अगर आप नहीं मारेंगे तो अगला आपको मार देगा। तो जहां तक ये चीजें होती हैं तो, और मर्यादाएं एक लिमिट तक, परंपराएं और मर्यादाएं स्वीकार है। अगर किसी जगह परंपरा है कि भाई बहू इतना बड़ा घूंघट ओढ़ेगी तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं ठोकर लग कर गिर जाएगी, तो उस परंपरा का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको आदर से मतलब है, बहू अपने सर पर पल्ला रखकर भी आपको आदर दे सकती है। तो ये म्यूचुअल चीजें है कि आपको समझना है, मतलब दोनों तरफ से। बहू भी जानबूझकर कोई उच्छृंखलता नहीं करती, जब कहीं ना कहीं एक अपना घर परिवार छोड़कर जब औरत किसी दूसरे घर में आती है तो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अपनी अपेक्षा वो नहीं बता पाती, लेकिन आप उस पर अपनी अपेक्षा थोपने लगते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती, फिर उसे तकलीफ शुरू हो जाती है। उस तकलीफ में अगर उसका पति साथ नहीं दे रहा है या कोई और साथ नहीं दे रहा है तो वो स्थिति विकट हो जाती है। फिर उस स्थिति में वो विद्रोह, या तो वो विद्रोह कर लेगी और विद्रोह करके अपनी अस्मिता बचाती है, या फिर वो अपने को सरेंडर कर देती है। और जब सरेंडर करती है तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। उस दुर्गति से बचने के लिए महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है, और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि वो अपने आसपास का माहौल दोस्ताना रखे। अगर माँ को सम्मान दे रही है तो अपनी सास को भी सम्मान दे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी सम्मान दे। अगर सबसे सम्मान से बात करेगी तो सबकी चहेती रहेगी, और उसके साथ अगर कुछ गलत बात होगी तो लोग, उसका घर ही नहीं उसका मोहल्ला भी उसका साथ देगा, उसका समाज भी उसका साथ देगा, और उसके पूरा शहर, जैसे दामिनी का केस हुआ, पूरे देश ने उसका साथ दिया। पूरे देश की आवाज थी कि दामिनी के हत्यारों को सजा हो। पूरे देश ने उस आवाज को सुना। ये नहीं कि खाली उसके माँ बाप ही रह गए या उस तक, लेकिन हमें उन चीजों के लिए जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। और आज हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में दोनों तरीके की बातें हैं, जितनी अच्छाइयां हैं उतनी ही बुराइयां भी हैं। हम किस ओर जा रहे हैं ये हमें निर्धारित करना है, तो इसके लिए हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है जी। और खुद पर आपने सबसे पहले खुद पर भरोसा, वो तभी कर पाएगी जब खुद पर उसको भरोसा होगा, क्योंकि डराने को दुनिया तैयार खड़ी है। हर कोई तैयार है कि आपको किस तरह से आपका शोषण कर ले, क्योंकि खाली ये राह चलती बात नहीं है। जैसे हम ऑफिस में भी काम करें तो वहां भी बॉस के साथ जो सेक्रेटरीज होती हैं या जिस अदर टाइप प्रोफेशन होते हैं उनमें भी बहुत सी जगह, आज तो महिला हर प्रोफेशन में है। महिलाएं जब हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, महिलाएं जब सेना में जा सकती हैं, महिलाएं कमांडो बन सकती हैं, तो महिला क्यों नहीं अपने लिए बोल सकती है? उसको बोलना होगा, बोलना पड़ेगा उसको। अगर नहीं बोलेगी तो कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट का हिस्सा वो बनी रहेगी। आपने बहुत जोश भर दिया। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक छोटी सी कविता मैं यहाँ और सुनाना चाहूंगी, जो कि मैंने तभी लिखी थी जब दामिनी का केस हुआ था, कि एक आस्था छिन्न भिन्न हुई, एक आस्था छिन्न भिन्न हुई, एक विश्वास टूट गया, एक अस्मिता चली गई, एक मुकद्दर रूठ गया, फिर भी बदला कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही है जैसा नहीं होना चाहिए। शासक मौन है, प्रशासन गूंगा, लगता ही नहीं कि इनमें भी कोई इंसान है। ऐसी पंगु व्यवस्था के खिलाफ
विद्रोह या बगावत नहीं, आह्वान है। विद्रोह या बगावत नहीं, आह्वान है। ए औरत जाग, खुद को जान। संकोच, तिरस्कार, अपमान और उत्पीड़न बड़ी गहन चट्टानें हैं। इनके नीचे दबे अपने अस्तित्व को पहचान। तुझे इंसाफ मांगना नहीं है, इंसाफ करना है। आत्मसम्मान जिंदा रख, मौत को भी तुझसे डरना है। तू दुर्गा चंडिका काली है, तू खुद अपनी रखवाली है। इस पंगु व्यवस्था और इससे जुड़े राक्षसों का तुझे विध्वंस करना है। तेरा कोई नहीं, तुझे इस व्यवस्था से तन्हा ही लड़ना है। तुझे इस व्यवस्था से तन्हा ही लड़ना है। ये चंद पंक्तियों में आपने पूरा स्त्री का एक चित्रण कर दिया कि उसे क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर मर्यादाएं सर से ऊपर आ जाएं तो उनको भी उनका विद्रोह करना चाहिए। और खुद पर सबसे पहली बात है आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तो ये जो तो अभी जो है हम ये चर्चा तो चलती रहेगी। अभी थोड़ा मैं मालती मैम से एक और सवाल करती हूँ, जो कि वो अपने अनुभव बताएंगी। इसमें कोई एक महिला की बात नहीं है। कि जो कुप्रथाएं हैं, जो प्रथाओं का विरोध, क्या नारी को, आपने वैसे काफी कुछ सरोजनी जी आपने काफी कुछ कहा है, लेकिन मैम जो अभी मालती जोशी मैम जो से मेरा सवाल उससे थोड़ा हटके होगा, उन चर्चाओं से अपना अनुभव के साथ होगा। तो जो कुप्रथाओं का विरोध स्त्री के लिए क्या कठिन है? क्या ये समाज के विरुद्ध है? मैं महाराष्ट्रियन हूँ बाय बर्थ। तो महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि शादी के बाद बहू का नाम बदल दिया जाता है। तो घर में जब आती है दुल्हन, तो लक्ष्मी जी के फोटो के सामने एक चांदी की थाली में चावल बिखेरे जाते हैं और उसमें वर जो है सोने की अंगूठी से नया नाम लिखता है। और जनरली ये नाम बड़े जोड़ी से लिखे जाते हैं, जैसे राम, सीता, शंकर, पार्वती, या भी आधुनिक नाम है तो मनोज, माधुरी, या इस तरह के मतलब मिलते जुलते नाम बनाए जाते हैं। तो जब मेरी शादी तो 1959 में हुई, बहुत लंबा। लेकिन उस समय धीरे से मेरे पतिदेव ने कान में पूछा कि तुम्हें कौन सा नाम पसंद है। तो मैंने कहा इस नाम में क्या खराबी है। तो फिर जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ, और जनरली महिला वर्ग बहुत उत्सुक रहता है इन चीजों के लिए, सब ऐसे बिल्कुल कि क्या नाम रखा। और जब वही नाम रखा गया, अरे नाम नहीं बदला। तो इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं ढोली इस बात को। उन्होंने कहा इस नाम में क्या खराबी है, अच्छा नाम। मतलब ये नहीं कहा उन्होंने किसी ने मना किया या क्या। मतलब आदमी का अपने को चरित्र उसी दिन से पता चल गया कि ये व्यक्ति भरोसे लायक है। मतलब तो वो एक। और उसके बाद मैंने अपनी बहू का भी नाम नहीं बदले, तो मेरे पोते की भी बहू आ गई, उसका भी नाम नहीं बदला हमने। क्योंकि आप देखिए सरनेम तो बदल ही जाता है शादी के बाद। आप नाम भी बदलें तो उस लड़की का पूरा व्यक्तित्व ही आप बदलना चाह रहे हैं। एक माँ बाप ने नाम दिया बड़े प्रेम से, तो मैंने इस चीज का और अपने ढंग से मतलब विरोध किया, और चल गया वो विरोध। और एक बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि मेरे बेटी नहीं है, तो परिवार वालों को लगा कि इनको कन्यादान का पुण्य देना चाहिए। ये तय हुआ कि घर में तो बहुत लड़कियां हैं, तो एक तय हुआ कि जेठ जी की बेटी का कन्यादान हम दोनों करेंगे। तो मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा लगा कि मैं ऑटोग्राफ देती रहती हूँ कि कन्यादान की वस्तु नहीं है, और मैं खुद कन्यादान करने बैठूं तो मेरे पतिदेव बोले कि मेरी तो भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं है, तय हो गया। और करने वालों ने बड़े सदिच्छा से किया कि इन लोगों को भी पुण्य मिले। उनकी भावना भी बुरी नहीं थी, लेकिन मेरे सिद्धांतों के आड़ आ रही थी वो। तो फिर मैंने
वो भाभी जी के मतलब जेठानी जी के कानों में बात डाली। उन्होंने भाई साहब से कहा, फिर मेरी पेशी हुई उनके सामने। क्या क्या कहना है तुम्हारा? डांट के पूछा। मैं कहा, मेरे को कन्यादान नहीं करना। जितना धीरे से बोल सकती थी मैंने बोला, ठीक है, चलो हो गया। 1 मिनट में सब सॉल्व हो गया। लेकिन आपको अपनी बात कहने का साहस होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है। जी, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल झंडा लेके खड़े हो जाएँ या नारेबाज़ी करें। जो कहना चाहिए, जो आता है कहना, तो कह सकती हैं आप। और इसी वातावरण में मैंने पूरा अपना साहित्य की साधना की। बच्चे छोटे थे तब, बच्चों के बच्चे छोटे थे तब, उसमें से भी समय निकाल करके, उसमें से रास्ता निकाल करके, और हुआ ज़रूरी नहीं पड़ा मेरे को, मतलब लोग कहते हैं ना बड़े संघर्ष, तो वो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, ये सोचना चाहिए। तो मतलब आपको ये बताएं कि जब मुझे शिखर सम्मान प्राप्त हुआ, तो मेरे ससुराल वालों ने इतना बड़ा आयोजन किया, और मेरे दामाद बोले कि काकी इन लोगों को पता नहीं है कि आपको क्या मिला है, क्योंकि बेचारे साधारण लोग, मध्यम वर्गीय, साहित्य से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, तो इतना बड़ा सम्मान क्या है इनको पता नहीं है। तो उन्होंने घर पे खाना रखा, दीवान पर स्टेज बनाया, और घर के सब बेटे, बहू, दामाद, बहुएं, सबने भाषण दिए। भाषण मतलब जो कुछ भी उनके मन में अपनी विचार। और जी। ये थी कि मुझसे ही बोलते नहीं बना कि इतनी मैं भावावेग से हो गई। भारत भवन में इतने लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मान प्रदान किया, वो बहुत अविस्मरणीय क्षण था। लेकिन जो अपनों ने दिया वो सम्मान बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। और वो इसलिए दे सके वो कि मैंने हमेशा ये कहा है कि अपने लेखक होने का दंड मैंने कभी परिवार को नहीं दिया। कभी मेहमान रहे तो मैंने कभी लेखन नहीं किया। मुझे कई बार लोग कहते थे कि अगर आप नौकरी में होती तो 10 से 5 अवेलेबल नहीं रहती, आप ऐसे ही सोच करके कमरा बंद करके बैठिए ना। मैंने कहा ये पुरुष तो कर सकती हैं ये काम, डू नॉट डिस्टर्ब लगा करके, औरत नहीं कर सकती। और मैंने नहीं। तो इसलिए इस चीज को बहुत लोगों ने प्रेम से रखा, और मेरे गौरव से सब गौरवान्वित होते रहे। मतलब मेरे हर कार्यक्रम के लिए, चाहे वो शिखर सम्मान का हो, चाहे सारे मैथिली शरण सम्मान का हो, मेरे पीहर के, ससुराल के सारे लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शिखर सम्मान मिला उस दिन तो इतना पानी था, तो इंदौर से 2 गाड़ियां भर के आई, और भोपाल से, मतलब हम लोग उतर करके गाड़ी से भारत भवन के अंदर घुसना मुश्किल था, तब भी सारे बरसात में लोग आए। और मेरी जेठानी जी ने मेरी बहू को फोन करके बोला कि उसकी नजर उतार देना। ससुराल वालों का ये मतलब बता कि, तो बहुत मुझे मतलब अच्छे अनुभव रहे, चाहे मेरे हिस्से में अच्छे लोग आए, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, तो और आज भी बेटे बहू दोनों बेटे दोनों बहुएं मेरी सारी लेखक, ये इसको मैं तो सिर्फ लिख करके छोड़ देती हूँ, बाकी सारा मेरे पतिदेव करते थे पोस्ट करने का, अब बच्चे करते। अभी ये लॉकडाउन में मेरे बड़े बेटे ने करीब करीब मेरी 7-8 कहानियां लाइव रिकॉर्डिंग की। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आज तो बहू लगा करके गई है। मैं तो बिल्कुल जीरो। आपने जो करना था वो आपने कर दिया, वो कर लिया। अभी जो है अब बच्चों की बारी है कि वो आपको जो इस समय जो नया टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैसे तालमेल बना के रखेंगे। तो मेरे कुछ ऐसे सवाल नहीं है आपसे, क्योंकि आप आपके जो बातें हैं, जो आप मुझे अपने अनुभव बता रहे हो, उसमें सारे सवाल सिमटे हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सवाल ऐसा रुका है। फिर भी मैं एक छोटी छोटी बात आपसे इसलिए पूछना चाहूंगी कि अपनी जो सादगी है, जीवन की जो सादगी है, उसको रखते हुए किसी मुकाम को पाना, या आधुनिकता के। मैं बड़ी महत्वाकांक्षी महिला नहीं हूँ, आपको बता दूं। जो मिला तो खुशी नहीं हुई, ऐसा मैं नहीं
मैं नहीं कहती, मैंने उस दिन बोला भी था कि पाठकों ने मुझे लोकप्रियता दी और ये जो सारे सम्मान मिले इन्होंने मुझे लोक मान्यता दी। दोनों का अपना महत्व है। लोक मान्यता और लोकप्रियता दोनों का बहुत गहरा प्रभाव है। ऐसे ऐसे लोगों से, बड़े लोगों से बहुत मतलब मिला सबने, अपने आप को दिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। कई लोग तो कहते लगा ही नहीं कि इतनी बड़ी लेखिका से बात करे, तो मुझे लगता है वो मंडल या प्रभा मंडल जो होगा वो मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा वो कुछ कर रही हूँ। ईश्वर ने कृपा बरसाई। इस उम्र में भी मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है, 87 रनिंग है मेरी। तो मैं सोचती हूँ ये सरस्वती का प्रसाद है बस। जी बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर थोड़ा सबका सहयोग से मिल जाए तो ये प्रसाद है, और अगर कठिनाई से मिल जाए तो इसको अचीवमेंट कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किल से पाया। मेरे बच्चे छोटे थे तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, पतिदेव ने कभी लंच टाइम अवेल नहीं किया। सुबह 10 बजे वो भी खा के निकल जाते थे, तो पूरी दोपहर मेरे पास होती थी। जब बच्चों के बच्चे हुए तो बहू रानी नौकरी वाली थी, तो नहीं लिखना हो पाता था उसके बच्चों के साथ। तो शुक्रवार की शाम हम अपने फार्म हाउस चले जाते थे और सोमवार की सुबह लौट के आते थे, जो कुछ भी लिखना होता था। तो चाहते हैं तो सब हो जाता है, घर भी रहता है, और मतलब कोई मेरे को ऐसा ढिंडोरा पीटने की जरूरत। और 2 महीने की छुट्टियों में मेरा लेखन तो बिल्कुल बंद ही रहता था, क्योंकि मेहमान तो मैंने कई बार मजेदार कहती हूँ कि मेरे घर का स्थायी भाव रहा है। हम लोग जंगलों में भी रहे हैं जहाँ बिजली भी नहीं थी, वहां भी मेहमान नहीं है, ऐसा बिजली नहीं, नल नहीं, कुछ नहीं, तो भी लोग उतने ही आते रहे, क्योंकि परिवार दोनों तरफ से बहुत बड़े थे। तो और देखिए, मैंने किसी कहानी में भी लिखा है कि मेहमान घर में आता है तो गृहिणी का चेहरा देख के सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है। अगर आपकी नाक मुंह से बोल ली है तो दूसरी दिन और मुझे इतनी आदत हो गई कि अगर पतिदेव ने कहा है कि 4 लोग खाने पे, तो मेरे को 8 का बनाना ही है, क्योंकि समय पे कितने लोग आ जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे वो सामने थे, फिर उनको भी कहना पड़ा, तो उस विश्वास के साथ आते थे कि मैं ले जा सकता हूँ। तो खाना बनाना भी मेरी एक हॉबी रही और लोग पसंद भी करते रहे। तो ये तो बहुत ही एक गॉड गिफ्ट है कि आपके साथ सारी चीजें अच्छी हैं, और आप मतलब घर में भी आपने उतना ही इंटरेस्ट लिया, घर में और भी बच्चों को भी, बच्चे भी बच्चों मतलब के साथ भी आपने पूरा टाइम दिया, और आपके जो और हस्बैंड थे उनको भी पूरा। लिखा है किसी पत्रिका में है, तो उसने लिखा है कि महिलाएं पति वही पति प्राप्त होने के लिए कोई व्रत करती हैं महिलाएं, तो ऐसा कोई माँ के लिए होगा तो मैं करना चाहूंगा कि यही माँ मुझे हर जन्म में। ऐसा बेटे ने लिखा, कितना गर्व, जी। उनको तो बहुत गर्व महसूस होता ही होगा जब हमें हो रहा है। हम आपके साथ थोड़ी देर मिले हैं और हमें लग रहा है कि हम ऐसे एक ऐसी महिला से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ निभाते हुए और इतना सम्मान प्राप्त किया है। अगर हमारे मन में है करने का तो हम कर सकते हैं। ये तो वाकई मतलब फॉर्चुनेट थी मैं कि अच्छे लोग मिले। जी। मतलब हम इतने देहात में थे कि बिजली भी नहीं थी, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो बच्चों को कहानियां सुनाना, सासू माँ को धार्मिक कहानियां सुनाना, वो सुना के शायद मेरा कहानी सुनाने तो एक छोटा सा सवाल मैं सरोजनी जी से करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक मन कर रहा है कि एक छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ कि भारत में नारी काम कुंठा अधिक है। नारी के लिए भारत में जो है काम कुंठा बहुत अधिक है, उसका क्या कारण है? क्या उसका कारण है बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बलात्कार, या बालक मजदूरी, कुपोषण, समस्याएं क्या है? पाप की संज्ञा दे दी गई। बिल्कुल। महिला पहल करे तो उसके लिए वो बहुत ही एकदम दुष्चरित्र वगैरह वगैरह समझा जाता है। बेसिकली देखिए तो हमारे जो संस्कार है
हम जिन संस्कारों को पा रहे हैं हमारा वही जीवन निर्धारित करते हैं, चाहे वो संस्कार औरत को मिले या पुरुष को मिले। रूढ़ियों से चले आ रहे इसकी शुरुआत घर से ही होती है। अगर हम अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो कहीं कोई कुंठा नहीं होगी, ना स्त्री में ना पुरुष में। जी जी जी। उस विषय पे कभी खुलकर बात ही नहीं, टैबू कहीं पे रहा हमेशा फैले। हाँ, तो मतलब आज के बच्चे तो मैं सोचती हूँ टीवी वगैरह के पास से तो बहुत सी चीजें उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी जी। प्रीमेच्योरली मैच्योर हो गए हैं बच्चे, लेकिन हम लोग पुराने जमाने में कई चीजें बहुत ऐसी गुप्त रखी जाती थी और कोई महिलाओं के कोड वर्ड्स होते थे तो महिलाएं भी समझते थे। तो जो मतलब अगर हम वैसे भी देखिए जितनी चेतन सत्ताएं हम कहते हैं अस्तित्व, वो सब फेमिनिन ही है। जिंदगी मिलती है, मौत आती है, प्रकृति आनंद देती है, तो स्त्री के बिना तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये जो है एक इसी को हमें अपने आप को एक इसी को हमें अपने एक अनुशासित जीवन के साथ स्वीकारना है और वैसे ही व्यवहार करना है। और बहुत कुछ बदल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल रहा है। समान संतुलन बना के चलना पड़ेगा। जी जी जी। एक पक्ष हावी होगा तो चाहे महिला का हो, चाहे कई घरों में होता है महिला पक्ष हावी होता है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, नहीं वो बहुत होता है। तभी तो वो जो हमारे पुराणों की अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है ना, वो बुरी नहीं है, वो उसमें दोनों बराबर के भागीदार है और दोनों बराबर के हकदार है। बराबर के होते हैं वहाँ, लेकिन बड़ा स्मूथ ये जो है ये तो कहते हैं ना नेवर एंडिंग टॉपिक है कि महिलाओं पर आप कितना, बट ऐसा है हर दंपति की अपनी समस्याएं अपने, पर जैसे मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और अपना सम्मान खुद करिए, तो मुझे लगता है कि सम्मान बिल्कुल सम्मान सबसे बड़ी बात यही है कि अपना सम्मान हमें खुद करना चाहिए। किसी का करेंगे नहीं लेकिन सहेंगे नहीं। अगर ये तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहूंगी जो महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है कि पहचान नायाब सी, कि मैं जिंदगी हूँ। इसका कविता यूं शुरू होती है कि मैं जिंदगी हूँ, मैं बेशक जिंदगी हूँ, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, मेरे आगोश में आकर ही जानोगे कि तुमने कितने पर्दों में मुझे कब से छुपाया है। मैं माँ हूँ और बेटी हूँ, बहन हूँ और पत्नी भी, कभी मुझको ही अपना दोस्त भी तुमने बताया है। रिवाजों और लिहाजों के बहानों में समेटा है, व्यवस्थाओं के हर जंजाल में मुझको लपेटा है, मगर मैं वाकई इनसे परे हूँ। मेरी मानो तो मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम भी ये जानो तो, नहीं मैं बेरुखी हूँ, ना कोई साजिश रचाती हूँ, न मेरी कोई है ललकार, न मैं लोरी सुनाती हूँ, न मेरी है अदा, ना बेवफा मैं, ना वफा हूँ मैं, हर एक पस्ती बुलंदी की तो केवल इंतहा हूँ मैं। मुझे मेरी ही आंखों में उतर कर देखना चाहो, मुझे मेरी ही आंखों में उतर कर देखना चाहो, मगर कैसे ये मुमकिन ही नहीं है, सोचते जाओ। चाहे एक बार देखोगे, चाहे 100 बार देखोगे, कहो कैसे मुझे मेरी हदों के पार देखोगे। मैं केवल जिंदगी ही तो नहीं, मैं मौत भी तो हूँ, कहाँ से तुम मुझे मेरी हदों के पार देखोगे। हदों में आओगे मेरी तो तुम मुझ में समाओगे, मगर ये राज मेरा फिर भी ना तुम जान पाओगे, मगर ये राज मेरा फिर भी ना तुम जान पाओगे। मैं शाश्वत सत्य हूँ, मैं सृष्टि हूँ, तुम्हारी जात मेरी जात से आगे नहीं है, मेरे बारे में दुनिया को भला कैसे बताओगे। मैं ऐसी इंतहा हूँ, है नहीं जिसके परे कुछ भी, फकत तन्हाई है जो खुद यहाँ मैंने बिखेरी है। सभी को मुझसे आना है, मुझी में लौट जाना है, मगर सभी को मुझसे आना है, मुझी में लौट जाना है। सुनो फिर भी मैं तन्हा हूँ, जमाने में यही नायाब सी पहचान मेरी है, जमाने में यही नायाब सी पहचान मेरी है। औरत अकेली है लेकिन अपने आप में पूरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व को औरत को खुद ही जानना है, खुद ही समझना है और खुद ही बढ़ाना है। बहुत अच्छा, मेरा क्लैप करने का मन कर रहा है। वैसे मैं सामने में थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत ही अच्छा मतलब
अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ हमारे साथ बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा ये क्षण, क्योंकि ये सब उन्हीं के इर्द गिर्द चल रही है कहानी। मेरी लिखी हुई मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जी नारी बिल्कुल, स्वागत तुम है, अब स्वागत। नारी तुम अब और न सहो, बहुत हुआ इस जीवन में। नारी तुम अब और न सहो, बहुत हुआ इस जीवन में, सहन करना छोड़ दो। स्वाभिमानी बनो, सम्मानित बनो, स्वाभिमानी बनो, सम्मानित बनो, और औरों पर अपना बोझ बनना छोड़ दो। दूसरों पर निर्भर होना तुम छोड़ दो। पहनावे पर हो चर्चा जहां, पहनावे पर हो चर्चा जहां, स्वतंत्रता में है बाधा वहां। उन तंग राहों से राहें जोड़ो और उन राहों से मुड़कर अपना राह छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ, और क्योंकि हमारा आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अभी जो है आप अपनी टीम की तरफ से, अपने जो हमारे फाउंडर हैं मनोज कृष्णन, उनकी तरफ से आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मालती मैम आप हमसे जुड़े, सरोजनी जी आप हमसे जुड़े, और बहुत अच्छे अच्छे आपने अपने अपने विचार हमारे साथ अनुभव शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद शुक्रिया जी, धन्यवाद।